नमस्कार साथियों, बीएलआर जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बगैर लेट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने कब किया था? तो 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था 1801 ईस्वी में। जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर जो है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी हम कह सकते हैं। पक्षियों का अध्ययन जो है बायोलॉजी में ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को बायोलॉजी में पोमोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कह सकते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कह सकते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का जो अध्ययन होता है सेरीकल्चर कहलाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों का जो अध्ययन है उसको एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी हम कह सकते हैं। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कह सकते हैं। और मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीसीकल्चर। मछलियों के जो पालने का जो अध्ययन है पीसीकल्चर कहलाता है। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सोरोलॉजी कहते हैं। छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कह सकते हैं। सोरोलॉजी। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर पितामह भी कह सकते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया था? तो 2 समूहों में विभाजित किया गया था, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक को किसने लिखी थी? तो कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक को लिखा है। कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया था? 2 जगतों में विभाजित किया था। पहला है जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया था? तो लिनियस ने ही जीवों के द्विनाम पद्धति को शुरू किया था। लिनियस ने ही। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया था? विटेकर ने किया था। 5 जगत में किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। 5 जगत में विभाजित किया था। सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं मोनेरा के अंतर्गत रखा जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसम सैटिवम जो है मटर का वैज्ञानिक नाम है पीसम सैटिवम। दोस्त, अगर जो प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चना का जो वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिटिनम। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना जो है मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका जो है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिक। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फेमिलिरियस जो है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिलिरियस। ये जो वैज्ञानिक नाम से जुड़े जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो इन्हें जरूर ही याद कर लें आप लोग। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेंजीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका जो है मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्त? सरसों जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्त? तो जो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा सैटिवा जो है धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सैटिवा। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जो है किसका पहचान बताता है? तो वंश का पहचान बताता है। द्विनाम शब्द में जो पहला शब्द होता है वंश का पहचान बताता है। द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द किसका पहचान बताता है? तो जाति का पहचान बनाता है। द्विनाम पद्धति में जो पहला शब्द होता है वंश का पता चलाता है और द्विनाम पद्धति में जो दूसरा शब्द होता है उससे किस चीज की जानकारी मिलती है? तो जाति की जानकारी मिलती है। ध्यान से देख लेंगे आप लोग। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। कोशिका विज्ञान में जो जीव द्रव्य है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है उसका नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। जीवन का जो भौतिक आधार है किसको कहा जाता है? तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। जीवन का जो भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है कोशिका द्रव्य जिसको हम
प्लाज्म भी कहते हैं, और दूसरा जो है केंद्रक द्रव जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ये सभी सेल के ही भाग हैं। जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 80% भाग जो होता है जल का होता है। जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी जो होता है कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो होती है कोशिका वह सबसे बड़ी होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है सबसे लंबी होती है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत की जो प्रतिपादन है उसे स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। कब किया था? तो 1838 से 39 में किया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? तो कोशिका से ही होती है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो ऐसा कहा गया है कि जितने भी जीव हैं उसकी उत्पत्ति कोशिका से ही हुई है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और फिर यूकैरियोटिक सेल होती है। दो ही प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किस प्रकार के कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं होता है। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है? तो यूकैरियोटिक सेल में जो होता है केंद्रक होता है। किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है? तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वह किससे बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है प्रोकैरियोटिक सेल। इस प्रकार की जो कोशिका होती है सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। तो यूकैरियोटिक सेल जो है सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है अनुपस्थित होता है। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? बताएं आप लोग, किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, और जो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है वह जो होती है यूकैरियोटिक सेल में होती है। किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है? तो यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम जो होता है उपस्थित। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होता है? तो यूकैरियोटिक सेल में जो होता है डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होता है। एकल सूत्र है और दोहरे सूत्र है, इसका मतलब क्या होता है चलिए बताते हैं हम आपको। ये जो होता है एकल सूत्र है और इसे हम ऐसे कर देते हैं तो ये दोहरा सूत्र हो जाता है। यही एकल सूत्र और दोहरे सूत्र का मतलब होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो श्वसन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक सेल में श्वसन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। श्वसन जो होता है यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो श्वसन होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है लिंग प्रजनन क्षमता नहीं होती है। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? तो लिंग जो प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है लिंग प्रजनन की क्षमता। जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज का बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। तारक का, जिसे हम सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो बोबेरी ने किया था, जो सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था, जो कि 1953 में किया था। जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जीई पेलाडे ने 1955 ईस्वी में किया था। राइबोसोम किस चीज का बना हुआ होता है? तो राइबोसोम जो बना हुआ होता है आरएनए एवं प्रोटीन का बना हुआ होता है। आरएनए एवं प्रोटीन से बना हुआ होता है राइबोसोम।
आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है आरएनए का फुल फॉर्म होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म, ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वप्रथम खोज की थी अल्टमैन ने, जो कि 1886 ईस्वी में किया था। किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था, बेंडा ने। ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसका ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का इंजन कहा जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। कहाँ कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। गोल्जी कॉय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी कॉय की। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को कहा जाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक जो होता है उस गोल्जी काय को कहा जाता है। लाइबोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने लाइबोसोम की खोज की थी। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। भारी पदार्थों का भक्षण व पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि भारी पदार्थों का भक्षण व पाचन कर सके। लाइसो कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लवक जिसे हम प्लास्टिड भी कहते हैं किस में पाए जाते हैं? तो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हरित लवक, अवर्णी लवक और फिर वर्णी लवक। हरित लवक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। हरित लवक का जो रंग होता है हरा होता है। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के भी साथ में शेयर करें। दिन रात आप सबों के लिए मेहनत किया जा रहा है। अवर्णी लवक का रंग क्या होता है? तो अवर्णी लवक का जो रंग होता है रंगहीन होता है। वर्णी लवक का रंग क्या होता है? तो रंगीन होता है, मुख्य रूप से लाल एवं पीले और नारंगी कलर का होता है। किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? तो हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? तो क्लोरोफिल की मदद से जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं क्लोरोफिल की मदद से। इसे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है? तो हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं इसे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है, हरित लवक को। पत्तियों का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण पत्तियों का जो रंग होता है पीला होता है कैरोटीन के कारण, और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो रंग होता है हरा होता है। पौधे अपने भोजन का संग्रहण कहाँ करते हैं? तो जड़ों या भूमिगत तनों में करते हैं। पौधे अपने जो भोजन का संग्रहण कहाँ करते हैं? जड़ों में या फिर भूमिगत तनों में करते हैं अपना भोजन का संग्रहण। वर्णी लवक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? फूल, फल, भित्ति एवं बीज में पाए जाते हैं। वर्णी लवक जो होते हैं पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? फूल, फल, भित्ति या फिर बीज में पाए जाते हैं। टमाटर हरा से पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण जो होता है टमाटर क्या होता है? पीला हो जाता है हरा से। गाजर किसकी उपस्थिति के कारण लाल एवं नारंगी होता है? तो कैरोटीन के ही उपस्थिति के कारण गाजर का जो रंग होता है लाल या फिर नारंगी होता है। चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो विटामिन के कारण जो चुकंदर का जो रंग होता है बिल्कुल ही गाढ़ा लाल रंगों का होता है, विटामिन के कारण। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो केंद्रक जो होता है कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, बीच में पाया जाता है। बाकी सब और भी सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये होते हैं जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ की जाल को क्या कहते हैं? तो क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में जो धागा नुमा जो थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन किस चीज का बना होता है? तो प्रोटीन एवं डीएनए का जो बना होता है क्रोमेटिन बना हुआ होता है, प्रोटीन एवं डीएनए का। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 23 जोड़ा पाया जाता है, जो कि जोड़ा में 23 होता है, अगर जो एक एक करके बोले तो 46 होता है। चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 24 जोड़ा पाया जाता है। मानव से एक जोड़ा अधिक पाया जाता है और एक एक करके करे तो 48 हो जाता है। बंदर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? तो 21 जोड़ा में 21 होता है, और बारी बारी से बात करें तो 42 होता है। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है, ऑफ स्प्रिंग भी इसे कहा जाता है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है केंद्रिका में होता है आरएनए का संश्लेषण।
डीएनए में मौजूद 4 क्षार कौन से होते हैं? तो एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थाइमीन होता है तथा साइटोसिन होता है। डीएनए में एडेनिन सदैव किसके साथ में जुड़ा हुआ होता है? तो थाइमीन के साथ में हमेशा डीएनए में एडेनिन सदैव जुड़ा हुआ होता है। डीएनए में साइटोसिन जो होता है सदैव किसके साथ में जुड़ा हुआ होता है? तो गुआनिन के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीडी वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में किया। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है कैसे होता है? देखिए आप लोग, इस प्रकार का कुछ होता है, इस प्रकार का होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डबल और सिंगल हेलिक्स मॉडल, जो एकल हेलिक्स मॉडल होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, सिर्फ ऐसे 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 बना हुआ होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। आप आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए होता है, इस प्रकार होता है तीनों। राइबोसोम पर बने प्रोटीन के अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसलेशन कहते हैं। राइबोसोम पर जो बने प्रोटीन का जो अंतिम क्रिया होता है उसे हम ट्रांसलेशन कह सकते हैं। आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो यूरेसिल जो होता है, आरएनए में एकमात्र जो क्षार होता है पाया जाता है यूरेसिल। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वाल जो होती है नहीं पाई जाती है, वह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? तो आयताकार होता है। पादप कोशिका का आकार जो होता है आयताकार होता है। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? तो जंतु कोशिका का जो आकार होता है वृत्ताकार होता है। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो पादप कोशिका में जो होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वाल जिसे हम कह सकते हैं। किसकी कोशिका में लवक पाया जाता है? तो पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। किसकी कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। किसकी कोशिका में तारक काय जिसे हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। किसकी कोशिका में तारक काय जिसे हम सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम जो होता है नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो वीर चाउ ने 1855 ईस्वी में कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बार देखा था। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन, ये सब कोशिका विभाजन का प्रकार होता है। असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जीवाणु, नील हरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिका जिसे हम सोमैटिक सेल कहते हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो वॉल्थेयर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वीजमैन ने अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज की थी। दोस्त, आप सबों के लिए लगातार ही मेहनत किया जाए। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें, दोस्तों के भी साथ में शेयर करें। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जनन कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है एक कोशिका से। जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो लगभग 100 अवशेषी अंग मनुष्य में पाए जाते हैं, लगभग 100। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, जेनेटिक्स का पिता। आनुवांशिकी संबंधित प्रयोग करने के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम किसका इस्तेमाल किया था? तो मटर का पौधा का इस्तेमाल। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वाटसन ने 1905 ईस्वी। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन ने 1909 ईस्वी में प्रथम बार जीन शब्द का प्रयोग किया था। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले जीवधारियों के लक्षण को क्या कहते हैं? तो फिनोटाइप कहते हैं। मच्छरों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 6 गुणसूत्रों की संख्या होती है मच्छरों में। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 14 होती है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। घरेलू मक्खी में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 12 होती है। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 24 होती है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। कुल गुणसूत्रों की संख्या जो मेढक में होती है 26 होती है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 38 होती है। गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है बिल्ली में। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देख लेते हैं, 48 होती है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो तंबाकू में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 48 होती है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्याज में गुणसूत्रों की जो टोटल संख्या होती है 16 होती है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो चूहा में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 40 होती है, 40 होती है। घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 64 होती है। घोड़ा में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 64 होता है।
कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 78 होता है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। कबूतरों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 80 होती है। कबूतरों में हमारे जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 80 होती है। टेरिडोकाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? 1300 से लेके 1600 तक गुणसूत्र पाए जाते हैं टेरिडोकाइट्स में। गुणसूत्र का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण सर्वप्रथम किया था। डब्ल्यू वाल्टेयर ने। गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं। जीनोम कहते हैं गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें उसे जीनोम कहते हैं। जीनोम। इस बेंजर द्वारा जीन के कार्य करने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो सिस्ट्रॉन कहा जाता है। डीएनए का पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आर्थर कॉडबर्ग ने किया था, जो कि 1962 में किया था। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बॉटनी कहते हैं। बॉटनी। किस प्रकार के शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? तो क्लोरेला नामक प्लांट होता है। निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मिलने पर क्या होता है? तो लड़की पैदा होती है। पुरुष का एक्स और स्त्री का भी एक्स मिलने पर लड़की पैदा होती है। निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिले तो लड़का पैदा होता है। ध्यान से देख लें, प्रश्न बहुत ही अच्छे लिए गए हैं। स्त्री का एक्स होना चाहिए और पुरुष का वाई होना चाहिए तो लड़का पैदा होता है। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो पुरुष। ध्यान रखें, हमेशा स्त्री में एक्स ही पाया जाता है और पुरुष में एक्स वाई दोनों पाया जाता है। तो स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मिल जाएगा तो लड़की पैदा होगी, और स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई जब मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। यहाँ से बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि जो लेडीजों में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है जिसे लड़का लड़की में भेदभाव किया जाए, हमेशा पुरुष में ही ये प्रॉब्लम होता है। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो एक्स और वाई जो है पुरुष में गुणसूत्र पाया जाता है। महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स एक्स पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी हुई होती है? तो जो कवक की कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन की। सफेद रस्ट नामक रोग किसमें होता है? तो सफेद रस्ट नामक जो रोग होता है सरसों में हो जाता है। नारियल के किस भाग को हम लोग खाते हैं? तो भ्रूण भाग को। नारियल का जो भ्रूण भाग है उसे हम लोग खाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव कौन हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो अवयव है जैविक और अजैविक। ध्यान से देख लेंगे आप लोग। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो जो रक्तचाप मापने का जो मशीन होता है उसे हम स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में लोहा की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा पौधा कीट खाता है? तो जो पीचर प्लांट जो होता है वो कीट खाता है। और एक दो प्लांट वैसे हैं जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, और भी बहुत ज्यादा जो है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं हम उसे। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। तंबाकू में मौजूद विषैले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो निकोटीन कहते हैं। तंबाकू में जो मौजूद होता है विषैला पदार्थ उसे हम निकोटीन कहते हैं। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जो जलीय हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो शैवाल कह सकते हैं, वैसे शैवाल ही कहलाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? तो लैक्टोज कहलाती है। दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है लैक्टोज कह सकते हैं मुझे। BCG का टीका कौन से रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो यक्ष्मा, जिसे हम TB कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ये जन्म के 24 घंटे के अंदर टीका लगाया जाना बहुत ही जरूरी होता है। पेडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जो पेडियाट्रिक्स है उसमें छोटे छोटे शिशुओं, छोटे बच्चे का इलाज करवाया जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि को हम आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर कान में लगाए हुए होते हैं उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो DNA के द्वारा होता है, जिसे ऑफस्प्रिंग भी कहा जाता है। जैसे हमारी मम्मी का या फिर पापा का अगर जो आंख ब्राउनी होता है तो उनके जो बेटे या फिर बेटियां होती है तो उनमें भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है कि उनका भी आंख भी वैसा ही हो। पाचक एंजाइम में पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? तो छोटी आंत में। पाचक एंजाइम में जो पेप्सिन होती है छोटी आंत में उत्पन्न होती है। पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पालक सबसे ज्यादा जो होता है विटामिन A पाया जाता है। दोस्त, प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के भी साथ में शेयर करें।
सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम जो पाचन होता है वह मुंह में ही शुरू हो जाता है। सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है सुक्रोज में पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री, और अगर जो डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है? तो प्याज का जो तना होता है, स्टेम जो होता है प्याज का, खाया जाता है। मियादी बुखार से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो इंटेस्टाइन जो होता है, हमारी जो आंतें होती है, मियादी बुखार से प्रभावित हो जाती है। मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है तो फेफड़ा है। मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित अंग जो है होने वाला फेफड़ा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो नीला व्हेल जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी प्राणी है। गाय के घी में पीलापन किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के मौजूदगी के कारण गाय का जो दूध का रंग पीला हो जाता है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंडस्टीनर एवं वीनर जो थे आरएच फैक्टर के खोजकर्ता थे। कौन सी मछली बिना सल्क वाली होती है? तो कैटफिश जो होती है बिना सल्क होती है। इसमें किस पौधे में फूल नहीं होता है? तो फर्न का जो पौधा होता है उसमें फूल नहीं पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफायर होता है किडनी। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्लैंड जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन जो थे भारत में हरित क्रांति का जो जनक थे। ईस्ट और मशरूम जो है किसका उदाहरण है? तो फफूंद का उदाहरण है, जिसे हम फंगी भी कहते हैं। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन B12 जो होती है उसकी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, विटामिन B12। वृक्षों के तनों में रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? तो वृक्षवासी कहलाते हैं। जो वृक्ष के तनों में रहते हैं वो वृक्षवासी कहलाते हैं। नमस्कार साथियों, बीएलआर जीकेएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान के 50 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नों को। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी हुई होती है? जो हमारी यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? तो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिरके का जो रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड सिरके का रासायनिक नाम होता है। दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है? तो जो दांत की बीमारी होती है किस प्रकार की होती है? तो फंगल इन्फेक्शन होती है, फंगल। डार्विन फिंचेस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के समूह के लिए डार्विन फिंचेस का प्रयोग किया जाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता है? तो जनन ऊतक में मानव के जो जनन ऊतक है उसमें जन्म के बाद कोई भी कोश का विभाजन नहीं होता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो 120 से लेकर 140 मिलीग्राम जो होता है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो व्हेल और जो शार्क है नियत तापी प्राणी है। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो कैडमियम जो है इटाई नामक रोग को पैदा करती है। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है तो केवल 0.1% होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं तो पत्ते और सूखे फल जो होते हैं धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो नीम को जो कहते हैं शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 जो होता है मानव रक्त का पीएच मान होता है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृतंक जो है सही जवाब हो जाएगा। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में। जो हमारे जो लार जो होती है सैलिवा वो मदद करता है स्टार्च के पाचन में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर जो होती है मानव सबसे लंबी हड्डी होती है जो हमारे पैर में पाया जाता है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन है, जो विलुप्त हो रहे होते हैं उन्हीं को रेड डाटा बुक में जानकारी दी जाती है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो पीड़कनाशी उद्योग के कर्मचारियों में। जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होता है? तो 5 mg/6 लीटर। तो जो 5 मिलीग्राम जो होता है प्रत्येक 6 लीटर में इतना होना जरूरी है। शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती है? तो प्रतिध्वनि निर्धारण करती है
आभासी फल का एक उदाहरण है तो टमाटर जो है आभासी फल का उदाहरण है। मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, कितना होता है तो 80 से 100 mg। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है तो महासागर जो है सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। सामान्यतः निषेचन होता है तो किसमें होता है, डिंब वाहिनी नली में सामान्यतः निषेचन होता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है तो फलों का जो मीठा स्वाद का कारण होता है फ्रुक्टोज होता है। मीना माता रोग किसके कारण होता है तो पारा के कारण मीना माता रोग हो जाता है, पारा के कारण। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कंडरा जोड़ता है, किसको जोड़ता है तो पेशी और हड्डी को जोड़ता है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसके कमी के कारण मर जाएंगे तो ऑक्सीजन के कमी के कारण मर जाएंगे, क्योंकि प्लांट से ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। क्लोरिनन क्या है, क्लोरिनन क्या है देखते हैं। दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना ही क्लोरिनन कहलाता है। जीवाणुओं की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है तो रुधिर के द्वारा जो होती है जीवाणुओं की वृद्धि को मापी जाती है रुधिर के द्वारा, ब्लड टेस्ट के द्वारा। स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है तो यकृत में। स्तनधारी जीव के शरीर का जो यकृत है उसमें यूरिया बनता है। किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है तो कैडमियम। इसका सही जवाब हो जाएगा कैडमियम। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं, किनके यौगिक हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। गलगंड जिसे हम घेंगा भी कहते हैं, ग्वाइटर भी कह सकते हैं, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी होती है तो थायराइड ग्लैंड। सही जवाब हो जाएगा इसका थायराइड ग्लैंड। मलेरिया रोग का जो संक्रामक चरण है कौन सा है तो बीजाणुज जो है स्पोरोजाइट जो है मलेरिया रोग का संक्रामक चरण है। लकड़ी से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है, क्या होता है तो 10% एसिटिक अम्ल होता है। ध्रुवीय भालू में अक्सर कौन सा बीमारी पाई जाती है तो टाइप 2 का मधुमेह पाया जाता है पोलर बियर में। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाले रोग हैं, कौन सा है वातस्पति जिसे हम एम्फीसेमा भी कहते हैं। गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित है, किससे संबंधित है तो 2 पादप परिवारों से संबंधित है ये सब। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है तो उत्सर्जन से संबंधित है हरित ग्रंथियां। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस से रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है तो विसरण। इसका सही जवाब हो जाएगा। मृदा की लवणता किसमें मापी जाती है तो चालकता मापी से मापी जाती है। मृदा की जो लवणता होती है चालकता मापी से मापी जाती है। कौन सा एक कवकी रोग है तो दाद या खुजली जो है एक कवकी रोग है। चेचक जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं किसके द्वारा पैदा होता है तो वेरियोला विषाणुओं के द्वारा, वेरियोला नामक वायरस के द्वारा चिकन पॉक्स हो जाता है। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है तो प्रशांतक जो है सही जवाब हो जाएगा। वह वर्णक कौन सा है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है तो फाइकोसाइनिन जो है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ग्लाइकोजीन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसका बहुलक है तो ग्लूकोज का बहुलक है ये सभी। किसे काली मौत के नाम से जानते हैं तो प्लेग को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, प्लेग को। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था तो सिंदरी में लगाया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक का जो कारखाना था सिंदरी में लगाया गया था। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है तो आंख में धूल पड़ने के बाद कौन सा जो भाग होता है आंख का सूजकर लाल हो जाता है। दृढ़ पटल जो होता है जिसे हम सॉलिडेरिटी भी कहते हैं वह उसमें सूजन आ जाता है और वह सूजकर लाल हो जाता है। पत्तियों में हुए छिद्र क्या कहलाते हैं, जो पत्ती में जो छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है उसे हम अस्टोमेटा कहते हैं। अस्टोमेटा जो पत्तियां में जो छिद्र होता है उससे हम अस्टोमेटा कहते हैं और यही से जो पत्तियां जो अपने रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है यहीं से करती है। नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए तो जैविक नियंत्रण बिल्कुल ही सही जवाब है। किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण कब होता है तो अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के समय किसी भी बच्चा का जो लिंग निर्धारण होता है अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के समय निर्धारण होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है तो विटामिन डी, ई, के तथा जो ए है वसा में घुलनशील होता है और बाकी जो बी और सी जो विटामिन है वह जल में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, देखिए क्वेश्चन आ ही गया है। विटामिन बी तथा सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी तथा सी ध्यान रखेंगे आप लोग। डी, ई, के तथा ए जो है वसा में घुलनशील है और विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, ध्यान से देख लेंगे आप लोग। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है तो वृक्क जो है मौजूद जो विषैला पदार्थ होता है भोजन में वही अंग को चूस लेता है। डीडीटी क्या है तो डीडीटी क्या है, कीटनाशी है डीडीटी। चलिए डीडीटी का फुल फॉर्म जो होता है उसे भी देख लेते। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हो डीडीटी का फुल फॉर्म।
रक्त का कौन सा जो अवयव है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी जो है, लाल रक्त कोश जो कणिका होता है, वही रक्त को ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त के द्वारा अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप खाते हैं कौन सा भाग खाते हैं? शकरकंद का मूल या फिर जड़ खाते हैं। रक्त वर्ग की खोज किसने की थी? जो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, जो कि 1900 ईस्वी में किया। जख्मों को शीघ्र भरने में सहायक होने वाला जो विटामिन का नाम है कौन सा है? तो विटामिन सी जो होता है हमारे जख्म को जल्दी से भरने का कार्य करता है। नर तथा मादा, यहाँ पे कूल होना चाहिए, नर तथा मादा कूल में अलग से बढ़ते हैं, तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? तो खीरा बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिका का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण। गेहूं के फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली जो बीमारी होती है कौन होती है? तो ढीला स्मट जो होता है गेहूं के फसल को अधिक हानि पहुंचाता है। रुधिर वर्ग एबी वाला दाता, जिसे हम डोनर भी कह सकते हैं, खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर क्या होना चाहिए? एबी ग्रुप का ही होना चाहिए। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से हमारे शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। ऊंट का कुबर होता है, तो ऊंट का कुबर क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। दोस्त हमारा जो आवाज है थोड़ा सा गला हमारा खराब हो गया है, फंस गया है सर्दी के कारण, इसलिए आवाज सही से निकल नहीं पा रहा है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं। उसमें एक रानी मक्खी होती है, वही आगे आगे जाती है और सभी उसके पीछे पीछे उसके गंध से ही आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितनी जो दांत होती है? 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 जो दांत होता है मनुष्य का पूरे जीवन काल में 2 बार विकसित होती है। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के कपाल में जो अस्कल होती है, हमारी खोपड़ी जो होती है, 8 अस्थियां इसमें होती है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल से सम्मानित किया गया था। संसार का सबसे बड़ा फूल क्या होता है? कौन सा होता है? तो रेफ्लेशिया जो होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल होता है। सर्वदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? तो ओ होता है जो सर्वदाता, जिसे हम यूनिवर्सल डोनर भी कह सकते हैं, किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना खून डोनेट कर सकता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या होता है? तो सिकुआ, जिसे हम सकुआ भी कहते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। डॉल्फिन मछली वर्गीकृत किए जाते हैं, किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? तो स्तनपायी जानवर में बांटे जाते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम हैं कौन से उपभोक्ता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता है हम लोग। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में मानव जो शरीर का होता है उसका पाचन का अधिकांश भाग जो होता है संपन्न छोटी आंत में ही होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? AIDS एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है एड्स का नाम है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है कौन सा है? तो एथिलीन। सिर की कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है। सिर में कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में शेयर। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य के जो खून का शुद्धिकरण होता है आर्टिफिशियली रूप से, उसे हम डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। मरासमस नामक बीमारी किसके कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण मरासमस नामक बीमारी जो हो जाती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो पौधों में जो होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। DDT का फुल रूप क्या होता है? तो देखिए क्वेश्चन पहले करवाया गया था, फिर आ गया है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है DDT का फुल फॉर्म। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 208 होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो इसकी संख्या 206 रह जाती है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन जो होती है हमारी मांसपेशियों में मुख्यतः प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन नामक। डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? तो एडिस मच्छर के द्वारा डेंगू ज्वर फैल जाता है, एडिस मच्छर के द्वारा। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? तो स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है? तो जबड़ा में जो होता है मानव शरीर का सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होता है जबड़ा में पाया जाता है। सर्वग्राही वह व्यक्ति होते हैं जिसका रक्त समूह जो होता है ब्लड ग्रुप AB होता है। AB रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति से ब्लड को ले सकता है।
अफीम पौधे के किस भाग में बनता है? तो फूल से बनता है। अफीम जो होता है पौधे के फूल से बनता है। कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो है आंसू को रिलीज करती है, आंसू बाहर आते हैं लैक्रिमल ग्रंथि नामक से। मूंगफली में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1 जो होता है मूंगफली में सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन B1। आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्त। कौन सा तत्व हृदय रोगों का प्रमुख कारण होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है हृदय रोग का प्रमुख कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय घात जो होता है, हार्ट अटैक आने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। प्रोटीन है एक, प्रोटीन क्या है दोस्त? पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन है एक, प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स। रानीखेत नामक रोग जो है किस से संबंधित है? तो मुर्गी से संबंधित है। रानीखेत नामक जो बीमारी है मुर्गी से संबंधित है, मुर्गी। किडनी रोगी को किस पर रखा जाता है? तो किडनी रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। डायलिसिस में जो होता है आर्टिफिशियली रूप से हमारे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा या फिर लिम्फ नोड एवं प्लीहा में भी होता है। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो ग्लूकोमा नामक बीमारी है आंख को प्रभावित करता है, आंख की बीमारी है ग्लूकोमा। ऐसा माना जाता है ग्लूकोमा से पीड़ित व्यक्ति को ठीक नहीं किया जा सकता है, यह आंख का बीमारी होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हमारे भोजन का जो पाचन होता है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, मुख से ही। मलेरिया उपचार हेतु कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? मलेरिया का उपचार जिसे किया जाता है कुनैन से किया जाता है, वह किस वृक्ष से पाया जाता है? तो सिनकोना का वृक्ष से कुनैन को पा सकते हैं, जिससे मलेरिया का उपचार होता है। टिबिया नामक जो हड्डी होता है हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो टांगों में पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी। कौन शीत रक्त जानवर है? तो कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली जो है शीत रक्त जानवर है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी हम कह सकते हैं इसे। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है दूध का घनत्व, तो उससे मक्खन निकाल लिया जाता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसमें विटामिन C सबसे ज्यादा होता है। गला खराब हो गया है, गला फंस गया, इसके कारण आवाज सही से निकल नहीं पा रहा है, मैनेज कर लेना आप। उत्तक है एक, उत्तक क्या है? समान कोशिकाओं का समूह को ही हम उत्तक कहते हैं। एक ही प्रकार का जो कोशिका होता है उसका समूह को ही हम उत्तक कहते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण हमें घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिसे हम ग्वाइटर भी कह सकते हैं, गलगंड भी कहते हैं। आइसक्रीम में रवा बढ़ने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो जिलेटिन नामक पदार्थ को मिलाया जाता है आइसक्रीम में। पनीर उदाहरण है, पनीर किसका उदाहरण है? तो जेल का उदाहरण है, पनीर जेल का। एटॉमिक विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किसकी रचना से है? तो प्राणी व पौधों से संबंधित है। होम्योपैथी का जनक किसे माना जाता है? तो हैनीमैन का जो संबंध है होम्योपैथी से माना जाता है, जनक माना जाता है हैनीमैन को होम्योपैथी का। श्वेत रक्त कण को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा जो श्वेत रक्त कण है उसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, और जो लाल रक्त का जो कण है उसे हम लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। चेचक बीमारी किसके कारण के वजह से होता है? तो विषाणु या फिर वायरसेस के वजह से होता है चेचक का बीमारी, जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। एड्स की बीमारी की संभावना का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। एड्स का जो बीमारी होता है उसका पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण होता है, प्रिजर्वेटिव्स कह सकते हैं हम इसे, फूड प्रिजर्वेटिव। गलसुआ रोग किस कारण से होता है? तो विषाणु के कारण से हो जाता है। गलसुआ जो रोग होता है वह वायरसेस के वजह से हो जाता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्रोटीन जो है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1967 से 68 के बीच में हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का स्रोत मिलता है मानव शरीर को, जिसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो लोहा की कमी के कारण हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग पैदा हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसे हम डायबिटिक भी कहते हैं। पित्त स्रावित होता है, तो पित्त स्रावित कहाँ से होता है? तो यकृत से पित्त स्रावित होता है। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में इस भी शेयर करें। दिन रात आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है। तो एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो एक एथलीट को जल्दी से एनर्जी देने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट का पेय दिया जाता है, फिर चिप्स वगैरह भी खाया जाता है।
मनुष्य के मूत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यूरिया मनुष्य के मूत्र में सबसे ज्यादा जो होता है, बहुलता जो होता है यूरिया का होता है। किसकी कमी के कारण खून का थक्का नहीं बन पाता है? तो विटामिन के की कमी के कारण जो हमारे रक्त में होता है थक्का नहीं बन पाता है। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होती है दोमट मिट्टी होती है। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से। दूध के खराब होने का कारण क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो होता है, दूध के खराब होने का कारण जो होता है लैक्टोबैसिलस। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो हाइड्रोफोबिया जो होता है पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। इसमें पानी को देखते ही आदमी को डर सा लगने लगता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 20 से 120 दिनों का जीवन काल ही होता है लाल रक्त कणिकाओं का, 20 से मात्र 120 दिन के लिए। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो हृदय में जो होती है रक्त की अधिकतम मात्रा हमारे शरीर में हृदय में पाई जाती है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। त्वचा या फिर इससे जुड़े हुए बीमारी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा और इसके बीमारियों से जुड़ा हुआ होता है, डर्मेटोलॉजी। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई क्या होती है? तो एमिनो एसिड जो होती है प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई होती है एमिनो अम्ल। आलू में कौन सा रोग पाया जाता है? तो अंगमारी या फिर मस्सा रोग जो होता है आलू में पाया जाता है। गन्ने में कौन सा रोग पाया जाता है? तो लाल अपचायक जिसे हम रेड रॉट भी कहते हैं, गन्ने में पाया जाने वाला बीमारी होता है। मूंगफली में कौन सा नामक बीमारी होता है? तो टिक्का रोग जो होता है मूंगफली में पाया जाता है टिक्का रोग। धान में कौन सा रोग पाया जाता है? तो धान में होने वाले जो बीमारी होती है इससे हम भूरी अर्ज या फिर चित्ती भी कहते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूएन हॉक जीवाणु की खोज किया था। जीवाणु का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो एहरेनबर्ग ने जीवाणु का नामकरण सर्वप्रथम किया था। देखिए क्वेश्चन दोनों बहुत ही कंफ्यूजन भरा है। जीवाणु की खोज के बारे में पूछा जाए तो ल्यूवेन हॉक डालना है, और अगर जो नामकरण के बारे में पूछा जाए तो एहरेनबर्ग को डालना। सर्वप्रथम कॉलरा तथा तपेदिक जिसे हम टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी, रॉबर्ट कोच ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, जो कि कुत्ते के काटने के वजह से। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त, देख लेते हैं। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? तो दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने किया था, लुई पास्चर ने की थी। इस प्रोसेस में क्या होता है, दूध को 60 से 70 डिग्री तक गर्म किया जाता है और तुरंत ही उसको ठंडा कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि उसमें जो फैला जो जीवाणु होता है शिथिल पड़ जाते हैं और दूध को जो प्रिजर्व करने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। सर्वप्रथम विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की थी, फंक ने। विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो हॉकिंस ने विटामिन डी की खोज की है, हॉकिंस ने। विटामिन ए और बी की खोज किसने की? मैकुलन ने विटामिन ए और बी की खोज की थी, मैकुलन ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो बॉम्समैन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम है। सर्वप्रथम एंटीजन की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर जो है एंटीजन की खोज की थी, लैंडस्टीनर ने। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? तो हैरिसन तथा सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज किया था। टेरामाइसिन की खोज किसने की थी? तो फिनेल ने टेरामाइसिन की खोज की थी, फिनेल ने। पोलियो की जो वैक्सीन है उसकी खोज किसने की थी? तो जॉनी सॉल्क ने पोलियो की वैक्सीन की खोज की थी। आरएनए की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन एवं आर्थर अर्ग ने आरएनए की खोज किया था। सर्वप्रथम यह किसने बताया था कि मलेरिया परजीवी का वाहक एक मच्छर कौन सा है? देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, तो रोनाल्ड रॉस इसका बिल्कुल सही जवाब कर देंगे, रोनाल्ड रॉस। विटामिन सी की खोज किसने करी? तो होल्कट ने विटामिन सी की खोज करी थी, होल्कट ने। हृदय प्रतिरोपण की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रतिरोपण की खोज की थी, यह दक्षिण अफ्रीका से थे। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? तो पिनकस ने गर्भ निरोधक गोलियों की खोज की थी। इंसुलिन की खोज करने वाले कौन थे? तो बेटिंग थे। इंसुलिन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे बेटिंग थे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने। बीसीजी की खोज किसने की थी? तो बीसीजी का जो टीका है उसका खोज यूरिन कॉलमेट ने किया था। बीसीजी यह जन्म के 24 घंटे के बाद ही लगाया जाना जरूरी होता है। दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन लेता है? तो राइजोबियम जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यह दलहन पौधे में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। चर्म उद्योग में चमड़ों से बालों और बसा को हटाने की विधि को क्या कहते हैं? तो टैनिंग कहा जाता है।
शरीर में सबसे मजबूत तत्व कौन सा है? तो एनामेल जो है, जो कि जबड़ों में पाया जाता है, हमारे मुंह के जबड़ों में पाया जाता है, शरीर का सबसे मजबूत तत्व होता है। शरीर के अंदर प्रति सेकंड लगभग कितने कोशिकाएं नष्ट हो जाती है? तो 1.5 करोड़ जो होती है हमारे शरीर में, लगभग कोशिकाएं 1.5 करोड़ प्रत्येक सेकंड नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के गुर्दे, जिसे हम किडनी भी कहते हैं, का भार लगभग कितना होता है? तो लगभग तो मात्र 140 ग्राम ही होता है, और काम देखिए कितना बड़ा करता है। मनुष्य के हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है लगभग प्रति मिनट? के बारे में बताया जाए तो 4.5 लीटर पर मिनट जो पंपिंग कर देता है, हमारा जो हृदय जो होता है पंप करता है 4.5 लीटर प्रति मिनट। छोटी आंत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? तो हमारी जो छोटी आंत होती है लगभग 7 मीटर लंबी होती है। पूरे शरीर में एक बार रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लग जाता है? तो मात्र 23 सेकंड में ही हमारा जो पूरा शरीर में है रक्त सर्कुलेट कर जाता है। विश्व का सबसे जो बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा है? तो एल्बाट्रॉस। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? तो 50 लाख बाल होते हैं, ऐसा संभावना जताया जाता है। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो हाइपोथर्मिया कहते हैं। सबसे छोटा स्तनी जानवर कौन सा होता है? तो छछूंदर जो होता है सबसे छोटा स्तनी जानवर होता है छछूंदर। दोस्त, दिन रात आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? तो हृदय जो होता है मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग होता है हृदय। हम सो भी जाते हैं, हम तो आराम कर लेते हैं, पर हमारा जो हृदय होता है हमेशा अपना वर्क करते रहता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा एवं भारी स्तनी जानवर कौन सा होता है? तो नीली व्हेल जो होता है, ब्लू व्हेल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? तो कटिपुच जो है, कटिपुच वो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। कीमोथेरेपी किसके उपचार के लिए की जाती है? तो कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी की जाती है, कैंसर के उपचार के लिए। हेपेटाइटिस या पीलिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो लीवर जो होता है हेपेटाइटिस या फिर पीलिया द्वारा प्रभावित अंग होता है। रेबीज बीमारी का वायरसेस का नाम क्या होता है? तो रेबडो वायरस जो होता है रेबीज की बीमारी का नाम होता है, जो कि कुत्ता के काटने से फैल जाता है, रेबडो वायरस। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एड्स बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और एलिसा टेस्ट भी एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोनों को याद रखें आप लोग, ब्लॉट टेस्ट और एलिसा टेस्ट दोनों ही एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। एथलीट फूड नामक रोग किस कवक द्वारा होता है? तो टेनिया पेडिस नामक जो होता है एथलीट फूड नामक बीमारी हो जाता है टेनिया पेडिस के द्वारा। गंजापन किस कवक द्वारा होने वाला रोग होता है? तो टेनिया कैपिटिस के जो कारण हो जाता है गंजापन। दम्मा किस कवक द्वारा होने वाला रोग है? तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस भी इसको कह सकते हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ट्रेकोमा रोग द्वारा प्रभावित अंग होता है तो कौन सा होता है? तो आंख बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ट्रेकोमा जो होता है आंख की बीमारी होती है ट्रेकोमा। पोलियो, छोटी माता, डेंगू, ज्वर तथा इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? तो ये सभी जो रोग होते हैं ये सब विषाणुओं से फैलने वाले रोग होते हैं, वायरसेस इसका कारण होता है। हैजा, क्षय रोग जिसे हम टीबी भी कहते हैं, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग तथा टेटनस किसके द्वारा फैलने वाला बीमारी है? तो ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला बीमारी है, जीवाणुओं के द्वारा। हैजा रोग द्वारा प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वह आंत होती है। टाइफाइड रोग के द्वारा प्रभावित होने वाला जो अंग है आंत है। हैजा रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो विब्रियो कैलोरी के द्वारा जो होता है हैजा नामक बीमारी जो होता है फैल जाता है। निमोनिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? तो फेफड़ा जो है हमारा लंग्स को प्रभावित करता है निमोनिया। यह ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है, जैसे जैसे बच्चे ग्रोथ करते हैं यह बीमारी खत्म हो जाती है। टिटनेस द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, टिटनेस नामक बीमारी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। मलेरिया किस परजीवी द्वारा फैलने वाला रोग है? तो प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? तो मादा एनोफिलीज जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है, जिससे मलेरिया रोग हो जाता है। मसूरों में पायरिया किस परजीवी के द्वारा हो जाता है? तो एंट अमीबा जिंजिवेलिस के द्वारा मसूरों में पायरिया हो जाती है। पेचिश तथा काला जार किसके द्वारा फैलता है? तो परजीवी के द्वारा फैलता है। पेचिश तथा काला रोग जो होता है, काला जार जो होता है, परजीवी के द्वारा होता है। राष्ट्रीय पोषण तथा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? तो लेवरन 1880 में किया था लेवरन ने। बच्चों को
डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए क्या दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है बच्चों में इन सभी बीमारियों को रोकने के लिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, जो कि आंखों से संबंधित है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से हमारे शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जो कि सामान्य तौर पर बच्चों को ही होता है, जिनसे उनका हाथ और पैर का जो हड्डी होता है वो बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बांझपन नामक रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल है। किस विटामिन की कमी से जो होता है रक्त में थक्का नहीं बन पाता? तो विटामिन के बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, शायद सबको पता ही होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि सबसे ज्यादा प्रचुरतम तौर पर आंवला में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है दोस्त? तो पैरिडॉक्सिन जो है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। ये सभी जो रासायनिक नाम है विटामिनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2-4 बार करके देख ले, याद कर ले, सभी परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामीन जो है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से फ्री में मिलने वाला भी विटामिन कह सकते हैं हम इसे, तो इसे बहुत ही ज्यादा ले। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनते हैं? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलकर सुक्रोज बन जाते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनते हैं? तो माल्टोज बन जाते हैं। मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग जो है लगभग प्रोटीन से बना हुआ होता है? तो 15% भाग जो होता है मानव शरीर का प्रोटीन से बना हुआ होता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जे बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, जे बर्जीलियस ने। कौन सा हार्मोन शरीर के हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो एसटीएच हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में जो हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, एसटीएच हार्मोन। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। दिन रात आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। एसटीएच हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, वही से एसटीएच हार्मोन निकलता है, जो हमारे शरीर में हड्डियों जो वृद्धि को कंट्रोल करता है। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो कैल्सिटोनिन जो है रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने से मुक्त होती है। किस हार्मोन के स्रावित होने से रुधिर में कैल्शियम की मात्रा में कमी आ जाती है? तो पैराथायरॉइड हार्मोन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उत्तेजना, जिसे हम क्रोध, भय और खतरे से भी जान सकते हैं के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन जो होता है सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है जब हम क्रोध में होते हैं, भय में होते हैं या फिर हमारे ऊपर कोई खतरा होता है। लड़ो या उड़ो, जिसे हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कह सकते हैं, किस ग्रंथि से निकलता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड भी कह सकते हैं इसे। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कान में पाए जाने वाले हड्डियों की संख्या 6 होती है। स्टेपिस जो है नामक जो हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है स्टेपिस नामक हड्डी, जो कि हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है। फीमर नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो जांघ बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम जो होता है हमारे मस्तिष्क का वजन होता है, मात्र 1400 ग्राम, और इतना बड़ा शरीर को कंट्रोल करता है। बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञानवानी एवं चिंता मस्तिष्क के किस भाग में संपन्न होता है? तो सेरिब्रम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हमारा मस्तिष्क जो है 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है? तो थैलेमस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा तथा खुशी आदि को पहचानने का कार्य शरीर में कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हाइपोथैलेमस इन सभी को पहचानने का काम करता है। मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग में क्या होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है सबसे पीछे में पाया जाता है हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है कौन सा होता है? तो थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यही पाया जाता है मस्तिष्क के अग्रभाग में, आगे वाले भाग में। टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो हमारे सैलिवा में, लार में पाया जाता है टाइलिन नामक बीमारी, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो जठर रस
अमाशय बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो अग्नाशय में बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इरोप्सिन, माल्टोज, लैक्टोज तथा सुक्रोज नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो आंत बिल्कुल इसका सही जवाब है दोस्त। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो पॉलीपेप्टाइड्स बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो पेप्टोन्स में बदल देता है। जो पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। इरेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है? तो अमीनो अम्ल में बदल देता है। अमीनो अम्ल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। टॉयलिन नामक एंजाइम मंड को किसमें बदल देता है? तो माल्टोज बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो टॉयलिन नामक जो एंजाइम होता है मंड को माल्टोज में बदल देता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है क्या कहते हैं? उसे हम धमनी कहते हैं। ध्यान से देख लेंगे, हृदय से जो शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और जो शरीर से हृदय की ओर रक्त जो ले जाता है उस रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर जो ले जाए उसे धमनी कहते हैं, जो शरीर से हृदय की ओर ले जाए उसे हम शिरा कहते हैं। ध्यान से देख, ये दोनों क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजन भरा होता है दोस्त, इसलिए ध्यान से देख लें आप लोग। हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा का जो होता है प्रमुख स्रोत होता है। एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देता है। बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? तो टीबी से बचाने के लिए अक्सर छोटे बच्चों को बीसीजी का टीका लगवाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद ही लगाया जाता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा किसकी होती है? तो वसा की होती है। तले हुए फ्राई किया हुआ जो वस्तु में बेरियम मील का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आहार नली का एक्सरे के लिए किया जाता है बेरियम मील का उपयोग। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बर्ड फ्लू भी कह सकते हैं, विषाणुओं को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 बिल्कुल ही सही जवाब है। किस धातु की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अस्थियां में भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और सीमेंट में भी कैल्शियम पाया जाता है। किसमें अधिक मात्रा में लौह पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में अधिक मात्रा में लौह पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में आयरन किसमें पाया जाता है? तो पालक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक? पोटेशियम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन नहीं पाए जाते हैं। मछलियों के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों के तेल में। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से हमारे मसूड़ों से खून निकलता है। शरीर में किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो शरीर को प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। विटामिन शरीर के ऊष्मा को बर्बाद होने से बचाने से रोकता है। कौन रोकता है? तो त्वचा का जो नीचे मौजूद वसा जो होता है शरीर में ऊर्जा क्षय से रोकता है। प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो सोयाबीन जो होता है प्रोटीन का मुख्य सोर्स होता है। सोयाबीन में बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने में। कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट शहद में मुख्य रूप से पाया जाता है। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। शरीर के विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए कौन सा अंग कार्य करता है? तो किडनी, लीवर, त्वचा तथा फेफड़ा जो होता है ये सारे जो होते हैं जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वेस्ट होता है हमारे शरीर का उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। शरीर के किस अंग से पित्त स्रावित होता है? तो यकृत बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इंसुलिन शरीर के किस अंग के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्त मैं आपको सब्सक्राइब करने को नहीं कहूंगा, अगर मेरे प्रश्न अच्छे होंगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का पता चलता है? तो मीठा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो जीभ का हमारा जो आगे वाला भाग है उससे मीठा का पता चलता है। जीभ के पश्च भाग से पीछे का जो भाग होता है उससे किस स्वाद का पता चलता है? तो कड़वा का पता चलता है। ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने कब की थी? तो 1900 ईस्वी में लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। मनुष्यों के रक्त के भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? तो लाल रक्त में जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन या फिर एंटीजन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू ज्वर में। ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो मात्र 3 से 5 दिनों का ही होता है प्लेटलेट्स का जीवन काल।
श्वेत रक्त कणिका जिसे हम WBC भी कह सकते हैं, उसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो मात्र 2 से 4 दिन का इसका जीवन काल होता है WBC का। श्वेत रक्त कणिका की जो मृत्यु होती है कहाँ पर होती है? तो रक्त में ही हो जाती है। लाल रक्त कणिका की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो प्लीहा या फिर यकृत। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो रोगों के संक्रमण से बचाना होता है, हम लोगों को रोग होने से रोकता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा लोहा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है पूरे वजन का। रक्त का pH वैल्यू जो होता है कितना होता है? तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो होता है? प्लाज्मा होता है। तो 55 से जो 60% जो भाग होता है रक्त का, वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% भाग जो होता है किसका होता है? तो जल का होता है। प्लाज्मा में जो 90% जो भाग होता है वो जल का होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 जो होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है 639। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इसका तापमान जो होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता कौन सा होता है? तो कीवी एवं एमू जो होता है, थोड़े बड़े पक्षी होते हैं, ये उड़ नहीं पाते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो अलीपुर, जो कि कोलकाता में स्थित है। कौन सा एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है? तो चींटी। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये बिल्कुल ही बेचारा हमेशा कार्य में ही लगा हुआ रहता है। प्रोटोजोआ में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? तो 1 कोशिका पाई जाती है। विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? तो वुल्फिया जो होता है विश्व का सबसे छोटा फूल होता है। सबसे बड़ा पुष्प जो होता है हम रेफ्लेसिया कह सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो पत्ता वाला पौधा कौन सा होता है? तो विक्टोरिया रिजिया। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े पत्ते वाले जो ये प्लांट हैं, पेड़ है, विक्टोरिया रिजिया। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है? तो सिकुआ जो होता है विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। लौंग पौधे का कौन सा भाग होता है? तो फूल होता है। फूल से प्राप्त किया जाता है लौंग को। पौधे की पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। पौधे में जल व खनिज लवणों का संवहन कौन करता है? तो जाइलम। बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।